हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में हम लोग कुछ नया नहीं पढ़ने वाले हैं। ये एक तरह से रिवीजन क्लास रहने वाली है, यानी कि जो पहले प्रश्न हम लोग क्लास में कर चुके हैं उन्हीं को कराया जाएगा। एंड क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। देखिए, एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित किसी भी तरह की कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको समाजशास्त्र से जुड़े हुए सभी प्रैक्टिस सेट, यानी कि जैसे आप देख रहे हैं नेट का है, यूपीपीजीटी का है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एचईओ के लिए भी आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएंगे। ये नोट्स आपके नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है और इसका प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। साथ ही इस प्रैक्टिस सेट के साथ आपको करंट अफेयर्स के नोट्स भी फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर चूंकि एचईओ की बात हो रही है तो एचईओ की अगर हम बात करें अभी, तो इसकी जो क्लासेस है, चूंकि आप में से भी बहुत सारे जो बच्चे हैं उन्होंने फॉर्म डाला हुआ है, तो इसका जैसे आप सभी को पता है 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम होना है। इसकी क्लासेस आपकी मंडे टू सैटरडे चलती है दोपहर 1 बजे। अ, इसका एचईओ के नाम से फ़ोल्डर भी बना दिया गया है, तो आपको एक ही जगह सारी क्लासेस आपको मिल जाएँगे। आप वहाँ प्लेलिस्ट चेक करें, ठीक है? गोल टू सक्सेस चैनल पे जाएँगे, प्लेलिस्ट चेक करेंगे, वहाँ पर एचईओ के नाम से फ़ोल्डर मिलेगा। तो सारी क्लासेस अभी जितनी भी हुई हैं, सभी आपको एक जगह देखने को मिल जाएँगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप में से बहुत से बच्चे हैं यूपीपीजीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बताया गया है यूपीपीजीटी एग्ज़ाम में जीएस को मतलब कि जीएस वाला जो पेपर है वो भी ऐड कर दिया गया है। 30 प्रश्न रहने वाले हैं। जीएस का सिलेबस भी आ चुका है आपको, जो कि चैनल के पोस्ट में है ना, कम्युनिटी पर पोस्ट भी करके बता दिया गया था। व्हाट्सएप पे स्टेटस भी डाल दिया गया था, पर्टिकुलर टेलीग्राम पर भी वहाँ पर बता दिया गया, आपने देखा भी होगा। तो उसके लिए कुछ बच्चों ने क्लासेस के लिए बोला था। तो अभी देखिए, पॉसिबल तो नहीं है एक दिन में 3-3 क्लासेस हो जाएंगी, और फिर जीएस कॉमन ही होता है। आप चाहे उसे एचईओ के लिए पढ़ें, है ना, या फिर आप चाहे यूपीपीजीटी जीआईसी के लिए आप सॉल्व करें, देखें, पढ़ें, तो बात वही है। तो अभी एचईओ के लिए जो जीएस वाली क्लासेस हो रही हैं दोपहर 1 बजे मंडे टू सैटरडे चलती है। तो आप में से जितने भी लोग हैं जो जीआईसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अभी आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला सुनने में आया है, अभी ये विज्ञापन जारी होने वाला है इसी महीने अगस्त में, यूपीपीजीटी का भी आने वाला है, उसमें भी जीएस लागू कर दिया गया है। तो उसके लिए भी आप ये मंडे टू सैटरडे को दोपहर 1 बजे जो क्लास होती है उसे ज्वाइन कर लें, ठीक है? आप भी एचईओ में जाएं, वहाँ जीएस वाली जो क्लासेस होंगे उन्हें आप देख लें, ठीक है? चलिए, और यहाँ पर आपको जीआईसी के लिए जीएस का और समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए समाजशास्त्र जीएस का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बिहार स्टेट बिहार पीएचडी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं समाजशास्त्र के नोट्स की, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो आप समाजशास्त्र से संबंधित जितने भी एग्जाम्स देखते होंगे तो उसमें जो प्रश्नों का वेटेज होता है वो ज़्यादातर आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होता है उनको लेकर होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी कि जो समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये इसके भी नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। वन लाइनर में भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, थिंकर्स के भी नोट्स मिल जाएंगे, इसमें इंडियन थिंकर्स भी दिए गए हैं। और सेकंड ग्रेड के लिए आपको यहाँ पर समाजशास्त्र के नोट्स मिल जाएंगे। फर्स्ट ग्रेड का आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। यूपीपीजीटी का अभी चूंकि ये आपका जो सिलेबस से नया जारी हुआ है, इसके आपको यहाँ पर ये नोट्स भी मिल जाएंगे जो कि नए सिलेबस को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, ठीक है? इसमें आपका पूरा नया सिलेबस कंप्लीट कराया गया है, इसका भी आपको यहाँ पर नोट्स मिल जाएगा। और साथ ही अभी आप ध्यान रखें 6 अगस्त से 15 अगस्त तक जो ये ऑफर चल रहा है यहाँ पर, जिसमें आपको सभी प्रैक्टिस सेट नोट्स, यानी कि इसमें आपका जो समाजशास्त्र से संबंधित सभी प्रैक्टिस सेट है, एचईओ का भी हो जाएगा इसमें, तो उसमें भी ऑफर दिया जा रहा है। कोई भी किसी भी तरह से जानकारी चाहते हैं तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर व्हाट्सएप, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। देखिए, चलिए पहला देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है सकारात्मकवाद, यानी कि जो आपका प्रत्यक्षवाद है, पॉजिटिविज्म, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा जा रहा है कि ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है। कार्ल मार्क्स, अगस्ट कॉम्ट, मैक्स वेबर, एमएल दुर्खिम यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है, बताएं। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा अगस्त कॉम्ट। अगस्त कॉम्ट कौन है? समाजशास्त्र के जनक है। ठीक है, अगस्त कॉम्ट कौन है? समाजशास्त्र के जनक है। आप सभी जानते हैं समाजशास्त्र के ये कौन है? जनक है। इन्होंने 1838 में, ठीक है, 1838 में समाजशास्त्र दिया था शब्द। ठीक है, 1838 में इन्होंने समाजशास्त्र शब्द दिया था। और 1838 से पहले, ठीक है, 1838 से पहले इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया था? भौतिक, जो आपका है ना फिजिक्स, भौतिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र शब्द का प्रयोग किया था। इसके अलावा आप देख रहे हैं जो प्रत्यक्षवाद का कॉन्सेप्ट है ये इनके द्वारा दिया गया है। ज्ञान के 3 स्तर, ज्ञान के 3 स्तर या अवस्थाएं, ये अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। विज्ञान का वर्गीकरण इनके द्वारा दिया गया है। ठीक है, विज्ञान का वर्गीकरण इनके द्वारा दिया गया है। सामाजिक स्थैतिकीय, सामाजिक स्थैतिकीय, सामाजिक स्थैतिकीय और सामाजिक गतिकीय, सामाजिक गतिकीय, ये अवधारणाएं इनके द्वारा दी गई हैं। इसे आप याद रखेंगे। मानवता का धर्म, ठीक है, मानवता का धर्म, ये भी अवधारणा इनके द्वारा अगस्त कॉम्ट के द्वारा दी गई है। ये इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताए गए हैं। ये इनके कॉन्सेप्ट्स हो गए। समाजशास्त्र कब दिया इन्होंने, समाजशास्त्र से पहले इन्होंने किस शब्द का प्रयोग किया, ये आपको कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए गए हैं जो कि एग्जाम में आता है। यहाँ पर आपका क्या होगा? अगस्त कॉम्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्खीम, हर्बर्ट स्पेंसर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, दुर्कीम, हर्बर्ट स्पेंसर यहाँ पर राइट आंसर है। सॉरी, ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसकी पुस्तक है? यहाँ पर आपका राइट आंसर दुर्खीम हो जाएगा। ठीक है, दुर्खीम हो जाएगा। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी कब आती है? 1893, 1893 में आती है। इसे आप याद रखेंगे। और इस पुस्तक में इन्होंने सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया है। सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया है। सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया है। इसके अलावा सामाजिक एकता, ठीक है, सामाजिक एकता की भी बात की है इन्होंने। अब सामाजिक एकता में दो तरह की इन्होंने एकता की बात की है। एक आपकी यांत्रिक एकता हो जाएगी, ठीक है, यांत्रिक एकता हो जाएगी। और दूसरी क्या हो जाएगी? आपकी साविवीय एकता। ठीक है, साविवीय एकता हो जाएगी। यांत्रिक एकता और साविवीय एकता की इन्होंने बात की है। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ अगर हम यांत्रिक एकता की बात करें, ठीक है, चूंकि एग्जाम में प्रश्न इस तरह से पूछ लिया जाता है ना, कौन सा यांत्रिक एकता से संबंधित है या नहीं है, यांत्रिक समाज, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो ये हमें किस समाज की विशेषता है? ठीक है, यांत्रिक एकता किस समाज की विशेषता है? सरल समाज, सरल समाज की। इसमें हमें सामूहिक चेतना देखने को मिलेगी। ठीक है, सामूहिक चेतना देखने को मिलेगी। और सामूहिक चेतना, और कानून का स्वरूप कैसा होगा? दमनकारी। ठीक है, दमनकारी कानून देखने को हमें मिलेगा। इसे आप याद रखेंगे। वहीं दूसरी ओर की अगर हम बात करते हैं आपका साविवीय, ठीक है, साविवीय एकता, साविवीय एकता की अगर हम बात करें तो ये आधुनिक समाज की विशेषता है। आधुनिक समाज में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप याद रखें। इसके अलावा श्रम विभाजन इसमें अधिक होगा। ठीक है, श्रम विभाजन अधिक हमें देखने को मिलेगा इसमें। कानून का स्वरूप कैसा होगा? कानून का यहाँ पर प्रतिकारी कानून पाया जाएगा। ठीक है, प्रतिकारी कानून। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्स में इनका पूछ लिया जाता है यहाँ पर। और यहाँ देखिए, सामाजिक श्रम विभाजन में नाम इनका आएगा दुर्खीम का। अगर पूछ लिया जाए केवल श्रम विभाजन, है ना, केवल श्रम विभाजन या सबसे पहले श्रम विभाजन की बात किसने की, तब वहां पर नाम किसका आएगा? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ। ये सभी फैक्ट्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ये विकल्प सी होगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। इतिहास अब तक के समाजों का वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, ये कथन किसका है? मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, डेरेनड्रॉफ, कोजर यहाँ पर दिए गए हैं। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इतिहास अब तक के समाजों का वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है, ये किसका कहना है?
तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, कार्ल मार्क्स हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स के बारे में भी देख लेते हैं हम लोग, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो इन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात की थी। ठीक है, ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात की थी, ऐतिहासिक भौतिकवाद की इन्होंने बात की थी। सामाजिक संरचना की इन्होंने बात की थी, जिसमें दो तरह की इन्होंने संरचना की बात की है। ठीक है, सामाजिक संरचना में इन्होंने दो तरह की संरचना की बात की है। एक आपकी अधोसंरचना हो जाएगी, अधोसंरचना, और दूसरी अधिसंरचना। ठीक है, अधोसंरचना और अधिसंरचना। अधोसंरचना में अर्थव्यवस्था है ना, अर्थव्यवस्था की ये बात करते हैं। उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन है ना, संबंध इसमें आ जाएंगे, उत्पादन के साधन व उत्पादन के संबंध। वहीं पर अधिसंरचना की बात करें तो इसमें ये धर्म की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं। ठीक है, सामाजिक संस्थाओं की बात करते हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, है ना, कल्चर है, इसकी बात ये आपकी अधिसंरचना में करते हैं। इनका आपने स्टेटमेंट देखा होगा, अधोसंरचना ही अधिसंरचना को निर्धारित करती है। अधोसंरचना, अधोसंरचना अधिसंरचना को निर्धारित करती है। ये स्टेटमेंट इनका आता है एग्जाम में, है ना। तो ये किसका है? कार्ल मार्क्स का है, इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा इन्होंने क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात की है, वर्ग संघर्ष, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है इन्होंने, क्लास कॉन्फ्लिक्ट की इन्होंने बात की है। इनका स्टेटमेंट इसी से संबंधित है। अभी इतिहास का अब तक के समाजों का जो अब तक के सभी समाजों का इतिहास रहा है, ये वर्ग संघर्ष का रहा है। इन्होंने दो तरह के वर्ग की बात की है ना। क्लास कितने बताए थे? दो इन्होंने बताए थे। एक तो आपका बुर्जुआ हो जाएगा, है ना, बुर्जुआ वर्ग हो जाएगा, और दूसरा सर्वहारा हो जाएगा, है ना, सर्वहारा हो जाएगा। बुर्जुआ के पास क्या थे? इसको हम एक तरह का पूंजीपति वर्ग इन्होंने कहा, उत्पादन के साधनों का ये स्वामी होता है। वहीं पर सर्वहारा जो होता है, उसके पास अभाव होता है इन सभी का, उसके पास सिर्फ उसका श्रम होता है। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया था। इसके अलावा स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग, है ना, स्वयं में वर्ग, स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग की बात की इन्होंने स्वयं में वर्ग और स्वयं के लिए वर्ग, ये अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है। अलगाव का सिद्धांत भी इनके द्वारा ही दिया गया था, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ठीक है, इसे भी आप याद रखेंगे, ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अलगाव, अलगाव की बात इन्होंने की है। सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, ये सभी इनके द्वारा दिया गया है। तो इसे आप याद रखें, ये सभी एग्जाम्स में इनका पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। यांत्रिक एकता और साविवी एकता की अवधारणा किसने दी? स्पेंसर, दुखीम, पार्सन्स, मर्टन यहाँ पर है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यांत्रिक और, हम लोगों ने अभी बात की सामाजिक एकता में दो तरह की एकता, यांत्रिक एकता और साविवी एकता, है ना। ये किसके द्वारा बताया गया है? दुर्खिम के द्वारा बताया गया है। तो इसे आप याद रखेंगे, बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में इन्होंने बात की है। ठीक है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। अच्छा, ये बुक कब आती है? 1893 में। इसी में इन्होंने साविवी और यांत्रिक एकता की बात की, इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा इन्होंने आत्महत्या का सिद्धांत दिया है। ठीक है, आत्महत्या सिद्धांत दिया है। किस पुस्तक में दिया है? तो बुक का नाम इनका क्या है? सुसाइड है। कब आती है? 1897 में ये बुक आती है, इसे आप याद रखेंगे। इन्होंने आत्महत्या को क्या कहा है? सोशल फैक्ट है ना। आत्महत्या क्या है? सोशल फैक्ट है, ये आता है। इसके प्रकार आते हैं, तो प्रकार कितने हैं? 4 प्रकार हैं। एक आपका हो जाएगा अहमवादी आत्महत्या। ठीक है, अहमवादी आत्महत्या हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा? परोपकारी, है ना, परोपकारी आत्महत्या हो जाएगा। तीसरे की अगर हम बात करते हैं, अप्रतिमानहीनता, अप्रतिमान अप्रतिमानहीनता आत्महत्या हो जाएगी। और चौथी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी भाग्यवादी हो जाएगी। ठीक है, भाग्यवादी आत्महत्या। तो ये 4 आत्महत्या की आप बात करेंगे। ठीक है,
ये आप चार जो प्रकार है आत्महत्या की, इसके आप याद रखेंगे, किसके द्वारा बताए गए हैं, दुर्खिम के द्वारा। धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया इन्होंने, ठीक है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया है, इसे आप याद रखें। सामूहिक चेतना की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है, सामूहिक चेतना। टोटेमवाद का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, टोटेमवाद, ठीक है, टोटेमवाद की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। तो ये सारे सारे फैक्ट्स हैं दुर्खिम से संबंधित, इन्हें आप याद रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या का सामाजिक सिद्धांत दिया। तो अभी आपको बताया गया आत्महत्या के जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया, दुर्खिम के द्वारा। यहाँ भी आप देख रहे हैं 4 तरह की हम लोगों ने आत्महत्या की बात की है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो दुर्खिम को अगस्त कॉम्ट का उत्तराधिकारी कहा जाता है, ठीक है, अगस्त कॉम्ट का उत्तराधिकारी। साथ ही इनकी बात की जाए तो ये पहले समाजशास्त्री माने जाते हैं, पहले समाजशास्त्री हैं। ये एग्जाम में अभी हाल ही में कोई एग्जाम हुआ है उसमें ये प्रश्न पूछा गया है, या पहले अकादमिक समाजशास्त्री कौन है, तो दुर्खिम है, इसे आप याद रखेंगे। सामाजिक तथ्य सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट भी इनके द्वारा दिया गया है, ठीक है, सामाजिक तथ्य यानी कि सोशल फैक्ट का कॉन्सेप्ट भी इनके द्वारा दिया गया। तुलनात्मक विधि का इन्होंने प्रयोग किया है, इसे याद रखें, तुलनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि का इन्होंने प्रयोग किया है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और प्रकारवाद का जनक है ना, फंक्शनलिज्म का, प्रकारवाद का जनक किसे माना जाता है, दुर्खिम को। क्योंकि स्पेंसर को क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि उन्होंने पर्टिकुलर कोई सिद्धांत नहीं दिया था, इन्होंने सिद्धांत दिया था, इस वजह से ये प्रकारवाद के जनक माने जाते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं नौकरशाही का आदर्श प्रारूप किसने प्रस्तुत किया। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, रॉबर्ट मिशेल्स, विल्फ्रेडो पेरेटो यहाँ पर दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, नौकरशाही का आदर्श प्रारूप यहां पर हो जाएगा मैक्स वेबर। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सर्वप्रथम सर्वप्रथम नौकरशाही की बात किसने की, सर्वप्रथम नौकरशाही की बात किसके द्वारा की गई थी, डी गोर्ने के द्वारा, ठीक है, डी गोर्ने के द्वारा की गई थी। समाजशास्त्र में किसने की है, समाजशास्त्र में, तो समाजशास्त्र में मैक्स वेबर ने, ठीक है, समाजशास्त्र में नौकरशाही की बात सबसे पहले किसने की है, मैक्स वेबर ने की है। तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, ये आएगा, इनका पूछा जाता है। इसके अलावा इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या बताई, समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसे बताते हैं, तो समाजशास्त्र की इन्होंने जो विषय वस्तु बताई है ये किसको बताइए, बताइए, सोशल एक्शन को, सोशल एक्शन को बताया है इन्होंने, समाजशास्त्र की विषय वस्तु। आपको कई बार एग्जाम में कि ये इस तरह से एग्जाम में पूछा भी गया है और आपको यहाँ पर बताया भी गया है। इसके अलावा शक्ति सत्ता, शक्ति व सत्ता की बात इन्होंने की है। फिर इनका आ जाएगा मैक्स वेबर का सामाजिक स्त्री का त्रिआयामी सिद्धांत, सामाजिक स्त्रीकरण का त्रिआयामी सिद्धांत, ये इनके द्वारा दिया गया है। 3 आयाम कौन कौन से हैं, यहाँ पर आपका आर्थिक हो जाएगा, सामाजिक और राजनीतिक, इसे आप याद रखेंगे, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। सामाजिक क्रिया के प्रकार कितने इन्होंने बताए हैं, 4 तरह की सामाजिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है, सामाजिक क्रिया के प्रकार कितने इन्होंने बताए हैं, 4 बताए हैं। आगे हम लोग देख लेंगे, वरना ज्यादा हो जाएगा एक ही जगह, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, मैक्स वेबर, ठीक है। आइडियल टाइप और जो नौकरशाही है इसे आप याद रखेंगे, ये इनके द्वारा दिया गया है। मैक्स वेबर से पहले है ना, सबसे पहले किसने किया है नौकरशाही का, तो डी गोर्ने ने किया, समाजशास्त्र में मैक्स वेबर ने किया। और एक और, हाँ, नौकरशाही में मैक्स वेबर ने अलगाव की बात की है, ये याद रखेंगे, नौकरशाही में मैक्स वेबर ने अलगाव की बात की थी, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है, यह किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है, कब आती है, 1905 में आती है। किसकी पुस्तक हो जाएगी, ये आपकी बुक हो जाएगी मैक्स वेबर की, ठीक है, मैक्स वेबर की हो जाएगी, इसे आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक पुस्तक इनकी है द रिलीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये है, ये कब आती है आपकी, 1916 में आती है। फिर एक इनकी पुस्तक आती है इकोनॉमी
इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी 1922 में आती है। एक पुस्तक इनकी हो जाएगी द मेथोडोलॉजी, द मेथोडोलॉजी ऑफ द सोशल साइंस। ठीक है, तो ये आपकी आएगी 1949 में, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ये बुक्स पूछी जाती हैं इनकी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। समाज के विकास का 3 स्तरों का नियम किसने दिया, किसके द्वारा दिया गया है? समाज के विकास का या मानव के विकास का 3 स्तरों का नियम या ज्ञान की 3 अवस्थाएं किसके द्वारा दी गई हैं? तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगस्त कॉम्ट। ठीक है, अगस्त कॉम्ट हो जाएगा। धार्मिक, धार्मिक, तात्विक और प्रत्यक्षवादी, ये 3 स्तर हैं या 3 अवस्थाएं हैं जो कि इन्होंने ज्ञान के स्तरों में बताई हैं, या ज्ञान के स्तर 3 नियम ये अपने बताते हैं। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। विज्ञान का वर्गीकरण, ठीक है, तो ये सही क्रम में लगाने को आ जाता है कई बार, है ना, तो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने किसकी बात की थी? गणित शास्त्र की। सबसे पहले इन्होंने किसकी बात की है? गणित शास्त्र की है। फिर सेकंड नंबर पर ये किसकी बात करते हैं? खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र की बात करते हैं। ठीक है, फिर इसके अलावा किसकी बात करते हैं? ये भौतिक शास्त्र, भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स। फिर ये बात करते हैं रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री की। फिर आता है आपका जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, और फिर आपका आएगा समाजशास्त्र। ये सही क्रम में लगाने को आता है। ठीक है, ये सही क्रम में लगाने को आता है। ये कभी इस तरह से पूछ लिया जाएगा कि समाजशास्त्र से पूर्व किस विषय की बात इन्होंने की थी। ठीक है, तो इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, सही क्रम में भी लगाने को आता है। ज्यादातर सही क्रम में इनका प्रश्न पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन किसने दिया? अगस्त कॉम ने। इनके गुरु कौन थे? सेंट साइमन थे। ठीक है, कौन इनके गुरु थे? सेंट साइमन इनके गुरु थे, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण का सिद्धांत किसने दिया? पैरेटो, मोस्का है, मिल्स हैं, रॉबर्ट मिशेल्स है। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण, अभिजात वर्ग का परिभ्रमण किसके द्वारा दिया गया है? अभिजात वर्ग का परिभ्रमण ये आपका पैरेटो का हो जाएगा। ठीक है, माइंड एंड सोसाइटी, माइंड एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है। माइंड एंड सोसाइटी इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, ये इनकी है, कब आती है? 1935 में आती है, पैरेटो की पुस्तक है। और इन्होंने शासक वर्ग और गैर शासक वर्ग की बात की थी। 2 तरह के वर्ग इन्होंने बताए हैं, शासक वर्ग, शासक वर्ग और गैर शासक वर्ग, शासक वर्ग और गैर शासक वर्ग, ये आप याद रखेंगे। सामाजिक परिवर्तन से संबंधित इनका सिद्धांत है ये अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत। इतिहास, एक इनका स्टेटमेंट आता है, इतिहास अभिजात वर्गों का, अभिजात वर्गों की कब्र, कब्रगाह है ना, इस तरह से इनका आता है। इतिहास अभिजात वर्गों की कब्रगाह है, इस तरह से इनका आता है। इन्होंने सामाजिक क्रिया की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सोशल एक्शन, सामाजिक क्रिया के प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो 2 इन्होंने प्रकार बताए हैं। एक इनका है तार्किक क्रियाएं, तार्किक क्रियाएं हैं, और दूसरा गैर तार्किक क्रियाएं हैं, या हम कह सकते हैं अतार्किक क्रिया, है ना। तो ये 2 टाइप्स जो एक्शंस के बताए हैं ये इनके द्वारा बताए गए हैं। इन्होंने अवशेष की बात की है, ठीक है, अवशेष की बात की है, भ्रांत तर्क की बात इनके द्वारा की गई है। इन सभी फैक्ट्स को आप याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। प्रकारवाद में प्रकट प्रकार और अप्रकट प्रकार का अंतर किसने स्पष्ट किया? बताएं। यहां पर आपका सही क्या हो जाएगा? प्रकारवाद में प्रकट प्रकार और अप्रकट प्रकार की बात किसने की है? मर्टन ने की है। मर्टन ने मध्य अभिसीमा का सिद्धांत दिया है। मध्य अभिसीमा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? मर्टन के द्वारा दिया गया है, ये आप याद रखेंगे। सामाजिक विचलन का कारण इन्होंने किसको माना?
सामाजिक विचलन का कारण, ये किसको मानते हैं? स्ट्रक्चर को, संरचना को। ठीक है, संरचना को सामाजिक विचलन का कारण मानते हैं, ये आप याद रखेंगे। सर्वप्रथम समाजशास्त्र में, है ना, सर्वप्रथम समाजशास्त्र में संदर्भ समूह की बात इन्होंने की है। इन सभी फैक्ट्स को आप याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। लौह अल्पतंत्र का सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट मिशेल्स, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, सीराइट मिल्स। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, चलिए बताएं यहाँ पर सही आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट मिशेल्स हो जाएगा। ठीक है, रॉबर्ट मिशेल्स, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। समाजशास्त्र में प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ब्लूमर हैं, कूले हैं, एर्विन गॉफमैन हैं। इसमें किसका नाम आएगा? किसके द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था? यहाँ पर राइट आंसर ब्लूमर हो जाएगा। ठीक है, ब्लूमर हो जाएगा, हर्बर्ट ब्लूमर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है लुकिंग ग्लास सेल्फ, दर्पण में आत्म का सिद्धांत, है ना, या हम कह सकते हैं आत्म दर्पण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? आत्मदर्पण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स कूली के द्वारा दिया गया था, है ना, चार्ल्स कूली के द्वारा दिया गया था। इनका ये जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? समाजीकरण से, सामाजिकरण से संबंधित सिद्धांत है आत्मदर्पण का सिद्धांत। इसे आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने सामाजिकरण का क्या के बारे में क्या कहा था? स्व का जो विकास है, ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट को ही इन्होंने क्या कहा था? समाजीकरण। ये आप याद रखिए एक फैक्ट। स्व का विकास, सेल्फ डेवलपमेंट कहाँ पर होता है? तो इन्होंने कहा सोसाइटी में होता है। ठीक है, और इन्होंने कहा था जो सेल्फ और जो आपका सोसाइटी है ना, सेल्फ एंड सोसाइटी यानी कि स्व और जो समाज है, ये क्या है? दोनों जुड़वा हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? ये जुड़वा हैं, इन्हें हम अलग नहीं कर सकते। ये इनका स्टेटमेंट एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसके अलावा इन्होंने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है। ठीक है, प्राइमरी ग्रुप का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया है। इसके इन्होंने 3 उदाहरण भी बताए थे, परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली। याद आ रहा है ये सभी? अच्छा, किस पुस्तक में दिया है? सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब प्रश्न आता है सोशल ऑर्गेनाइजेशन कब आती है ये पुस्तक? तो ये 1909 में आती है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, नियंत्रण, सामाजिक नियंत्रण के 2 प्रकार इनके द्वारा बताए गए हैं, चेतन और अचेतन नियंत्रण। चेतन नियंत्रण हो जाएगा और अचेतन नियंत्रण हो जाएगा, तो इसे आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इसके अलावा अर्ध प्राथमिक समूह, ठीक है, अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है। ठीक है, अर्ध प्राथमिक समूह का कॉन्सेप्ट भी कूले के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी किसके द्वारा लिखी गई है? चार्ल्स कूले, हर्बर्ट मीड, ब्लूमर हैं, गॉफमैन हैं। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी ये किसकी हो जाएगी? ये भी आपकी यहाँ पर जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ठीक है, ये यहाँ पर किसकी हो जाएगी? जॉर्ज हर्बर्ट मीड। देखिए माइंड एंड सोसाइटी आएगा, ठीक है, माइंड एंड सोसाइटी, तो वहां पर वो किसकी हो जाएगी? पैरेटो की। यहाँ पर सेल्फ लग गया है, ठीक है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, तो ये मीड की हो जाएगी। अच्छा, मीड ने सर्वप्रथम भूमिका की बात की है ना, रोल की, सर्वप्रथम भूमिका की बात की है। मीड ने सर्वप्रथम सोशलाइजेशन, सामाजिकरण की बात की है, इसे आप याद रखिए। ठीक है, भूमिका ग्रहण, भूमिका निर्वहन की का जो अवधारणा है ना, भूमिका ग्रहण, भूमिका निर्वहन, ये इनके द्वारा दी गई है। सेल्फ डेवलपमेंट को ही इन्होंने सोशलाइजेशन कहा है, कूले की भांति, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इनके लिए सेल्फ एंड सोसाइटी अलग है। ठीक है, ये एक अंतर है, सेल्फ एंड जो सोसाइटी है ये क्या है? दोनों अलग है, ये इन्होंने कहा है मीड ने। कूले कहते हैं दोनों एक है, यहाँ पर ये इस बात से आपके मीड अलग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रस्तुति प्रबंधन और नाट्य शास्त्र की अवधारणा किसने दी? गॉफमैन, गार्फिंकल, एल्फ्रेड शुट्ज, पीटर बर्जर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, ये बर्गर नहीं है, ठीक है, बर्जर है। ठीक है, पीटर बर्जर है, ये आपको आगे
ऑप्शंस में हर जगह बर्गर बर्गर दिखेगा, तो बर्जर है। ठीक है, चलिए बताएं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? गॉफमैन, गारफिंकल, एल्फ्रेड शुट्स, पीटर बर्जर। प्रस्तुति प्रबंधन और नाट्य शास्त्र, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर गॉफमैन हो जाएगा। ठीक है, नाट्य शास्त्र के बारे में इनका क्या कहना था? ये क्या कहते हैं? सोसाइटी को क्या कहते हैं? एक रंगमंच है। समाज क्या है? समाज एक रंगमंच है। समाज क्या है? एक रंगमंच है। और जो सोशल लाइफ है, सामाजिक जीवन है, उसको एक तरह का ये क्या कहते हैं? नाटक है, जहाँ हर व्यक्ति एक एक्टर की भांति, ठीक है, हर व्यक्ति एक एक्टर अभिनेता की भांति, एक सेकेंड, जहाँ हर व्यक्ति एक अभिनेता एक्टर की भांति दूसरे के सामने अपनी रोल को प्ले करता है ना, अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करता है। तो इसे आप याद रखेंगे। सोसाइटी को एक रंगमंच, समाज को एक रंगमंच या थिएटर किसने कहा है? गॉफमैन ने कहा है। सामाजिक जीवन एक नाटक के रूप में है, जहाँ हर व्यक्ति एक एक्टर की तरह, एक अभिनेता की तरह दूसरों के सामने अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करता है। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, प्रभाव प्रबंधन की भी इन्होंने बात की है ना, ये याद रखे। प्रबंधन प्रभाव प्रबंधन की इन्होंने बात की है। संपूर्ण संस्था की बात इनके द्वारा की गई है। ठीक है, कलंक की अवधारणा भी इनके द्वारा दी गई है, ये भी आप याद रखें। इनकी एक पुस्तक है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरी डे लाइफ। ठीक है, तो इसे आप याद रखें। ये कब आती है? 1956 में आती है। इसके अलावा असाइलम है इनकी। ठीक है, असाइलम है, ये कब आती है? 1961 में आती है। स्टिग्मा स्टिग्मा है, ये कब आती है? ये भी आपकी 1961 में नहीं, ये 1963 में आती है। स्टिग्मा, असाइलम 1961 में आती है। ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनकी पुस्तकें। ठीक है, फ्रेम एनालिसिस भी है एक, फ्रेम एनालिसिस। ठीक है, तो इसे याद रखेंगे। ये आपकी 1974 में आती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। एथनोमेथोडोलॉजी के संस्थापक कौन है? एथनोमेथोडोलॉजी बताएं। एथनोमेथोडोलॉजी, इसके संस्थापक कौन है? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? हेराल्ड गारफिंकल। ठीक है, हेराल्ड गारफिंकल हो जाएगा। इनकी जो एक पुस्तक है इससे जुड़ी हुई, स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी है। स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी 1967 में आती है। एग्जाम में बुक ये पूछी जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। समाजशास्त्र में सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा किसने दी? बोर्दियो, फूको, एंटोनी ग्रामसी हैं, अल्थ्यूजर है। सांस्कृतिक पूंजी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोर्दियो हो जाएगा। बोर्दियो ने वर्ग विश्लेषण, ठीक है, बोर्दियो ने वर्ग विश्लेषण हेतु पूंजी के 4 प्रकार बताए थे। ठीक है, पूंजी के या संपत्ति के 4 प्रकार बताए थे। ये 4 कौन से हैं? पहला आपका हो जाएगा आर्थिक पूंजी। ठीक है, पहला क्या होगा आपका? आर्थिक पूंजी या आर्थिक संपत्ति। दूसरा आपका होगा सामाजिक पूंजी या संपत्ति। ठीक है, दूसरा आपका सामाजिक पूंजी। तीसरा आपका हो जाएगा सांस्कृतिक पूंजी। ठीक है, तीसरा आपका क्या होगा? सांस्कृतिक पूंजी हो जाएगा। और चौथा यहाँ पर आपका क्या होगा? प्रतीकात्मक पूंजी। ठीक है, प्रतीकात्मक पूंजी हो जाएगा। फिर इसके अलावा कुछ इनके अवधारणाओं की बात की जाए तो इन्होंने वर्ग संस्कृति, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्लास कल्चर की बात की है। वर्ग संस्कृति की इन्होंने बात की है। ठीक है, वर्ग संस्कृति की इन्होंने क्लास कल्चर का कॉन्सेप्ट इनके द्वारा दिया गया है। और इन्होंने सामाजिक पुनरुत्पादन, ठीक है, या सांस्कृतिक पुनरुत्पादन का कॉन्सेप्ट दिया है।
ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे, ये एग्जाम्स में इनका पूछा जाता है। अच्छा, अगर प्रतीकात्मक विनिमय आएगा तब वहाँ पर क्या आएगा, बोडिलार्ड। प्रतीकात्मक विनिमय की बात जब होगी तब वहाँ पर बोडिलार्ड हो जाएंगे, लेकिन जब प्रतीकात्मक पूंजी की बात आएगी तब आपको याद रखना है बोर्डियो होंगे। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ये आपका बोर्डियो होगा, ऑप्शन ए। चलिए आगे देख लेते हैं, संरचनाकरण। संरचनाकरण का सिद्धांत किसने दिया? गिडेंस, हेबरमास, देरिदा, मिशेल फूको हैं। यहाँ पर पता है संरचनाकरण का। एक आपका यहाँ पे देखिए पूछा जाता है संरचनावाद। देखिए सर्वप्रथम संरचना, चलिए सर्वप्रथम संरचना, ठीक है, फिर आपका एक आएगा संरचनावाद, फिर आपका आएगा संरचनाकरण, सॉरी भाषीय संरचनावाद, है ना, भाषीय संरचनावाद, फिर आपका एक आएगा संरचनाकरण, फिर आपका क्या आ जाएगा, उत्तर संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, फिर आपका आएगा सांस्कृतिक संरचनावाद। ठीक है, चलिए अब ये बताइए किसने किसने बताया? सर्वप्रथम संरचना की बात किसने की थी? हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएगा। और संरचनावाद की, स्ट्रक्चरलिज्म की अगर हम बात करते हैं तब वहां पर नाम किसका आएगा? लेवी स्ट्रॉस का आ जाएगा। ठीक है, भाषीय संरचनावाद की अगर हम बात करते हैं तब वहां पर नाम आएगा सोसरे का। और संरचनाकरण की बात करते हैं तब वहां पर नाम आएगा एंथोनी गिडेंस का। उत्तर संरचना की बात करते हैं, उत्तर संरचनावाद की, तब यहाँ पर नाम आएगा दरिदा का। सांस्कृतिक संरचनावाद में आपका नाम किसका आ जाएगा? बोर्दियो का। ठीक है, बोर्दियो का नाम आएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये अक्सर डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है, जैसे अभी आप प्रश्न देख रहे हैं संरचनाकरण का, या फिर एक साथ मैचिंग में देते हैं तो वहां पर कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर संरचनाकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो एंथोनी गिडेंस के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, पुस्तक है नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट। अब इस पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर विकल्प में देखिए, होखाइमर है, थियोडोर एडोर्नो है, हेबरमास है, हर्बर्ट मार्क्यूस है। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? ये किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, चलिए बताएं। सही आपका आंसर क्या हो जाएगा? किसकी पुस्तक है? हेबरमास की। ठीक है, हेबरमास की, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, सॉरी कम्युनिकेटिव एक्शन। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, ये आप 1981 में इनकी आती है, इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा एक है इनकी पुस्तक बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स। ठीक है, इसे आप याद रखें, ये 1992 में आती है, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है इनके। चलिए आगे देख लेते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र है ना, सार्वजनिक क्षेत्र इनका याद आया, इन्होंने बात की है उस पर। चलिए, वैधता संकट है, 4 तरह के इन्होंने संकट की बात की थी। आधुनिकता अधूरा प्रोजेक्ट है, आधुनिकता अधूरा प्रोजेक्ट है, ये स्टेटमेंट इनके इनके द्वारा दिया गया है ना। और इन्होंने वैधता संकट की बात की है। चलिए आगे देख लेते हैं, प्रश्न है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। इस पुस्तक के लेखक कौन है? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। कब आती है ये पुस्तक? आपकी 1895 में आती है, दुर्खिम की पुस्तक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इस पे इन्होंने किसकी बात की है? सोशल फैक्ट की बात की है।
सामाजिक तथ्य की बात की है अपनी इस पुस्तक में, इसे आप याद रखेंगे, है ना। तथ्य की विशेषता ये क्या बताते हैं, बाह्यता, बाध्यता, है ना, ये इन्होंने इसमें बताए रखे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, गुणात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है। विकल्प ए कह रहा है सांख्यिकी का सामान्यीकरण करना, बी कह रहा है मानवीय अनुभवों और अर्थों की गहरी समझ प्राप्त करना, सी कह रहा है चरों के बीच कारण प्रभाव संबंध खोजना, डी कह रहा है परिकल्पना का कड़ाई से परीक्षण करना। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, बी आपका यहाँ पर राइट होगा, मानवीय अनुभवों और अर्थों की गहरी समझ प्राप्त करना, बी आपका यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, जब शोधकर्ता स्वयं उस समूह का हिस्सा बनकर अध्ययन करता है जिसका वह शोध कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं। असहभागी अवलोकन, सहभागी अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन या फिर साक्षात्कार। जब शोधकर्ता स्वयं उस समूह का हिस्सा बनकर अध्ययन करता है जिसका वह शोध कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, सहभागी अवलोकन कहेंगे। ठीक है, सहभागी अवलोकन मेलानोव्स्की ने प्रयोग किया है। इसके अलावा श्रीनिवास के द्वारा भी किया गया है इस मेथड का यूज। हालांकि अभी एक कोई एग्जाम हुआ था जिसमें ये प्रश्न आया था, उसमें श्रीनिवास को गलत बताया गया था आंसर में, है ना। उनको शायद में भी अर्ध सहभागी अवलोकन में कुछ ऐसे दिया गया था, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने सहभागी अवलोकन का ही किया था श्रीनिवास ने, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, ये आया है अभी कोई एग्जाम हुआ है आपका शायद मे बी असिस्टेंट प्रोफेसर या जीडीसी या यूपीपीजीटी में किसी में था। चलिए अब यहाँ पर देखिए, स्नोबॉल सैंपलिंग किस प्रकार की नमूनाकरण विधि है। यहाँ पर बताएं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गैर संभाव्यता नमूनाकरण में आएगा। यहाँ पर बी आपका हो जाएगा सही। आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। माध्य माध्यिका बहुलक मानक विचलन यहाँ पर दिया गया है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानक विचलन। मानक विचलन ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट होगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।